हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूं समरी ट्रायल के बारे में। अगर हम बात करते हैं अपने आगामी एग्जाम की, तो एज वी ऑल नो कि झारखंड पीसीएसजे के एग्जाम का नोटिफिकेशन काफ़ी पहले निकाला जा चुका है और ऑलमोस्ट आप लोगों ने उसके इंटायर सिलेबस को भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हमारे पास जो वक्त है वो वक्त है सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करने का। तो आज की क्लास में आपके साथ मैं सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 21 जिसके अंदर समरी ट्रायल के बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। आमतौर पर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करता हूं तो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी यहां से सवाल पूछे जाते हैं। एज वी ऑल नो कि हमारे पास टोटल 4 तरीके के ट्रायल होते हैं, जिसमें आपके समन्स केस का ट्रायल है, वारंट केस का ट्रायल है, आपके कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है और एक ट्रायल आपका और है दैट इज कॉल्ड आपका समरी ट्रायल। तो अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समरी ट्रायल से रिलेटेड जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपके सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 21 में दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो सवाल यहां से बनता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि समरी ट्रायल के जो सेक्शंस हैं उनकी शुरुआत आपकी 260 से होती है और 265 पर जाकर वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन 260 है अमूमन ये आपको बताता है कि वो कौन कौन से मैजिस्ट्रेट हैं जिनको एम्पावर्ड किया गया है, जिनको ऑथराइज्ड किया गया है कि वो समरी ट्रायल को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप 260 को देखते हैं तो यहां पर आपके सामने 3 अलग अलग तरह के मैजिस्ट्रेट का जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपके सामने निकल कर आते हैं सीजीएम साहब, दैट इज कॉल्ड आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर हम दूसरे मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो इनका नाम है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एक चीज यहां पर गौर करिएगा कि यहां पर तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जिक्र किया गया है, लेकिन यहां पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जिक्र नहीं किया गया है। यहां पे जो आपको देखने को मिलते हैं वो अमूमन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देखने को मिलते हैं और इसी के आगे एक मजिस्ट्रेट आपका और है, आमतौर पे उनको हम लोग मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहते हैं। लेकिन सवाल आपका यहीं पे हल्का सा डाइवर्ट हो जाता है कि जब हम बात करते हैं सीजीएम या एमएम के पावर के बारे में तो अमूमन इनके पास तो पावर है और वो पावर इनको सीआरपीसी के अंदर दी गई है। लेकिन जब हम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो ये समरी ट्रायल को तभी कंडक्ट कर पाएंगे जब हाई कोर्ट इनको स्पेशली एम्पावर्ड करता है, यानी कि बिना हाई कोर्ट के एम्पावरमेंट के ये समरी ट्रायल को कंडक्ट नहीं कर सकते। अब सवाल यहां पर निकल कर यह आता है कि समरी ट्रायल के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस का ट्रायल हो सकता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप ये समझिए कि अमूमन हर वो अपराध जिसकी सजा आमतौर पे 2 साल तक है या 2 साल से कम है, ऐसे केसेस का समरी ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा है, उम्र कैद है या डेथ सेंटेंस है, तो ऐसे केसेस का समरी ट्रायल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर आप 260 को देखेंगे तो यहां पे लगभग अलग अलग तरीके की 9 कैटेगरीज का जिक्र किया गया है, जिसके अंदर दूसरी कैटेगरी में हमने थेफ्ट को कंसीडर किया गया है कि अगर मान लीजिए कि जिस संपत्ति की चोरी हो रही है अगर वो प्रॉपर्टी या उसकी वैल्यू 2000 से कम है तो ही उसका समरी ट्रायल होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो उस परिस्थिति में समरी ट्रायल कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरे पार्ट की तरफ जब हम आते हैं तो आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति खरीदता है या बेचता है तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 तक है या 2000 से कम है। अगर दोनों के जवाब हाँ है तो ही आप उसका समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। चौथे पार्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर आप सहायता कर रहे हैं,
आप मदद कर रहे हैं चोरी की प्रॉपर्टी में, उसके कंसीलमेंट में, उसके डिस्पोजल में, तो यहां पर भी हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को ही देखेंगे। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 454 और 456 को भी इसके अंदर कंसीडर किया गया है। इसके अंदर अगर हम 504 और 506 की बात करते हैं उसको भी कंसीडर किया गया है। और इसके अंदर जितने भी अपराध हैं, अगर आप उनके अटेम्प्ट की बात करते हैं या अगर आप उनमें से किसी भी अबेटमेंट की बात करते हैं तो उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा एक सेक्शन आपका महत्वपूर्ण है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, और इसको के अंदर भी आपको समरी ट्रायल देखने को मिलेगा। दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आमतौर पे जो मजिस्ट्रेट आपके सेकंड क्लास हैं, हाई कोर्ट चाहे तो इनको भी पावर दे सकता है या इनको भी शक्ति दे सकता है कि आप किसी भी केस का समरी ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन आप उसी केस का समरी ट्रायल करेंगे जिसके लिए सजा का प्रावधान मैक्सिमम या तो फाइन है और या तो मैक्सिमम 6 महीने की सजा है। तो अमूमन लोग सेक्शन 260 और 261 में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 261 में अमूमन जो पावर्स है वो सभी के पास इक्वली दी गई है, लेकिन 260 में जो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है इनको भी हाई कोर्ट एम्पावर्ड करता है। बट द थिंग इज दैट कि ये उसी केस का समरी ट्रायल कर सकते हैं, दो कंडीशन। पहली बात ये कि बशर्ते हाई कोर्ट ने इनको शक्ति दी हो। कंडीशन नंबर 2 कि उसके ऊपर फाइन इंपोज हो या मैक्सिमम सजा 6 मंथ हो। उसके बाद जब हम सेक्शन 262 की बात करते हैं तो बेसिकली ये बात करता है आपके प्रोसीजर की। अमूमन जो समन्स केस के ट्रायल का प्रोसीजर होता है, डिक्टो वही प्रोसेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अगर हम इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं तो अमूमन यहां पे जो मैक्सिमम सजा कोई भी मजिस्ट्रेट आपको देगा वो देगा 3 मंथ की सजा। उससे ज्यादा की सजा वो आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट समरी ट्रायल का भी प्रॉपर एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनता है जहां पर उस केस से रिलेटेड सभी फाइंडिंग्स का जिक्र होता है, उसके एसेंशियल्स का जिक्र होता है। इसके अलावा जब हम 264 की बात करते हैं तो 264 के अंदर ब्रीफ स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। आमतौर पे जो जजमेंट होता है काफी ब्रीफली डिस्कस किया जाता है। और अगर हम 265 की बात करें तो यहां पर कोर्ट की लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। आमतौर पे जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है वो आपका डिसाइड करता है कि किस लैंग्वेज में उस जजमेंट को लिखा जाएगा। तो कहने को तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसके अमूमन हर सेक्शन आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पे मैक्सिमम सजा कितनी दी जा सकती है, किन किन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल होता है, कौन कौन से जजेस को एम्पावर्ड किया गया है, कहां से कहां तक के सेक्शन की रेंज इसके बारे में बात करती है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये कौन से चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, टारगेट फॉर आईक्यू पे एक सेकंड बैच झारखंड पीसीएसजीए को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया जा सकता है, जिसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को लेकर एक विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। और इसके अंदर जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा ताकि उसी के साथ साथ आपका भी रिवीजन चल सके। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।